नमस्कार, आप देख रहे हैं BQ प्राइम हिंदी और मेरे साथ आज हैं रॉबी सिंह, ग्रुप CFO अदानी ग्रुप के। आपको जैसे ही मालूम है कि अदानी ग्रुप के शेयरों में काफी गिरावट देखी गई लास्ट 2 दिनों में, और वो एक रिपोर्ट की चलती थी, और इसको क्लैरिफाई करने के लिए आज उनके CFO हमारे साथ हैं सिंह। रॉबी, पहले ये बताइए कि रिटेल निवेशक ये सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि आपका जो FPO प्राइस बैंड है आज के डेट में, वो करंट मार्केट प्राइस से काफी ऊपर है। रिटेल इन्वेस्टर क्या करे, और अगर वो इन्वेस्ट करना चाहे तो किस बेसिस पे इन्वेस्ट करे? ये जो क्वेश्चन है, ये अगर आप पूरे सिंपल लॉजिक से देखिए तो रिटेल इन्वेस्टर तो बोलेगा यार मैं मार्केट में मुझे मिल जाएगा 80-100 शेयर, तो वो एक अलग बात है। हमारा जो इंस्टीट्यूशनल बैकिंग है वो एक अलग स्ट्रक्चर पे चलता है, वो लॉन्ग टर्म है, तो वो उनके पास इंफॉर्मेशन एनालिसिस करने का जो उनके खुद के पास जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो रिटेल इन्वेस्टर से ज्यादा है। तो वो इसको शेयर प्राइस से नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि मुझे AEL के कितने शेयर चाहिए। बिकॉज वो देखते हैं कि कल को जो वैल्यू है AEL की वैल्यू ये तो है नहीं है कि उसकी कोई इनकम अर्निंग होगी, ये होगी, उसका मल्टीपल मिलेगा। उसका वैल्यू है कि उसके बिजनेस, उसमें बिजनेस क्या है। तो उसमें बिजनेस जो एयरपोर्ट बिजनेस है, रोड बिजनेस है, या डाटा सेंटर का बिजनेस है, या ग्रीन हाइड्रोजन का बिजनेस है, या यानी विलमार का बिजनेस हो, या माइनिंग सर्विस का बिजनेस, वो तो वैसे ही है आज भी। तो वो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो ये व्यू ले लेता है कि मुझे प्राइस वाइज है क्या ऊपर नीचे 10%, मुझे वो तो उसका तो इशू नहीं है, उसका तो नंबर ऑफ शेयर्स देखता है। वो देख मुझे उतने शेयर एयरपोर्ट पे चाहिए, उतने मिल जाएंगे, उतने मुझे उसके मिल जाएंगे, या वो 5 साल में वैल्यू आएगा। तो वो इस हिसाब से देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली रिटेल के साथ क्या होता है कि वो इस वॉलिटिलिटी में पकड़ा जाता है। तो अगर लॉन्ग टर्म देखोगे तो सेम चीज सेम ही है, तो वो वैल्यू तो अंडरलाइंग एसेट का है, तो वो वैल्यू उसी एसेट का दिखना चाहिए। तो आज ऊपर नीचे प्राइस 10% हो, उससे तो एयरपोर्ट का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है। तो आप वैल्यू आपको वहीं से मिलेगा जब एयरपोर्ट डीमर्ज होगा, वो तो वैसे ही चल रहा है। तो मेरा ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म हो, थिंकिंग हो, रिटेल में भी हो, तो आप शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी पे लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना ठीक नहीं होता है। तो मैं एज कंपनी का एग्जीक्यूटिव हूं, तो मैं एडवाइस तो नहीं दे सकता हूं, ना मुझे देनी चाहिए, बिकॉज आप सब लोगों की अपनी अपनी स्थिति होती है, अपने अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं। लेकिन फंडामेंटल लेवल पे जहां से AEL का वैल्यू आएगा वो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, और ये उनको समझना चाहिए। दूसरा, उनको एक बात और समझना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट है, जब हमने अपना संडे को रिपोर्ट निकाला, उसमें ये क्लियर है कि ये रिपोर्ट मिस रिप्रेजेंटेशन और ये रिपोर्ट झूठ के बुनियाद पे बना हुआ है, और ये झूठ के बुनियाद का रिपोर्ट सर्कुलेट हुआ है। उसका हमें दुख भी है, बिकॉज उससे रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान हो सकता है, और हुआ भी होगा, और कईयों को हुआ। तो ये झूठ के बुनियाद की रिपोर्ट सर्कुलेट हुई, अपने रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे लॉस हुआ, तो ये एक अलग लाइन चलेगी इन्वेस्टिगेशन की, और उसके बाद जो होगा वो आगे उसका देखेंगे। बट ये जो रिटेल के साथ हुआ है, इसका हमें दुख है। आपके एंकर इन्वेस्टर्स काफी हैं, लगभग 6,000 करोड़ आपने एंकर इन्वेस्टर्स से लिया है। क्या आपकी बातचीत हुई एंकर इन्वेस्टर से? उनका क्या फीडबैक रहा है इस पे? और रिटेल इस पे नहीं आ पाता है तो क्या आपके पास इंस्टीट्यूशनल डिमांड इतना है कि पूरा FPO कवर हो पाए? और सेकंड क्वेश्चन का जो आपने लास्ट वाला पॉइंट रेज किया, वो तो उसका आंसर तो सीधा यस है। इसलिए हमने सैटरडे को ये क्लैरिफाई कर दिया कि FPO तो हो रहा है, और उसी प्राइस बैंड पे हो रहा है। तो एंकर इन्वेस्टर से बात होता है तो वो उनका कंसेंसस जो डिस्कशन हो रही है, ये FPO आपको करना है, आप कीजिए। तो उतना हमारे पास डिमांड है, और उतना एक्चुअली HNA में भी डिमांड है अभी, वो भी आ जाएगा। वो फ्राइडे का तो वॉलेटिलिटी इतना था कि वो लोग भी वेट कर रहे थे कि हम क्या डिसीजन लेंगे, क्या नहीं होगा, इसलिए हमने वो सैटरडे को क्लियर कर दिया। तो एक्चुअली में HNA से भी डिमांड आ जाएगा। तो बट रिटेल का
तो इशू पूरा सब्सक्राइब ही होगा। तो अभी अब हमारा जो जैसे हमारा मेन दुख ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी एसेट्स हैं एक्चुअली ग्राउंड पे। तो अगर आप एईएल के शेयर होल्डर हो तो आप मुंबई एयरपोर्ट जाओगे तो आप उसके भी शेयर होल्डर होगे। तो एक एसेट बिजनेस पे अपने जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, नॉर्मल सिटीजन हैं, वो इंडिया की एसेट्स को ओन करें, वो एक अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगता है। और वो क्या है कि अभी वो चीज मिस होगा और काफी पैमाने पे मिस हो सकता है, उसका हमें दुख है शॉर्ट टर्म में। ये बताइए, ये जो रिपोर्ट है इसमें रिपोर्ट में लिखा गया है कि आपकी जो वैल्यूएशन है करंटली वो काफी ओवर वैल्यूड है, और वो लोग देखते हैं कि लगभग 85% डाउनसाइड है वैल्यूएशन से। तो आप उस आर्ग्यूमेंट को कैसे आप देखते हैं? जी, वो एक बहुत अहमकाना आर्ग्यूमेंट है। वो एक फंडामेंटल लेवल पे गलत है। आप उसको प्रूव करना बड़ा आसान है। वो हम जब मैथमेटिक्स करते हैं स्कूल में, तो अगर आपको मैथमेटिक्स कोई चीज टेस्ट करनी हो, आप उसको अस्यूम कर लो कि वो ठीक है, और फिर आपका लॉजिकल फ्लॉ आ जाएगा जब आप उसका आंसर आएगा नीचे, जैसे कि 2 = 3 आ जाएगा, 5 = 7 आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पहला असम्पशन गलत था। तो इसका हम उसी हिसाब से इसका हम एक तात्पर्य कर सकते हैं। वो क्या होगा, हम उनको मान लेते हैं कि उनकी बात ठीक है कि अपना 85% वैल्यू कम हो, चलो मान लिया। तो हमारा 220 बिलियन के आसपास वैल्यू था, तो वो बोल रहे हैं कि हमारा वैल्यू 50 बिलियन होना चाहिए। अब हमारा जो कैश फ्लो है वो है 8 बिलियन। तो उनका कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा वैल्यू 6 टाइम होना चाहिए। तो अगर आप यूटिलिटी प्लेटफॉर्म देखें, ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसमिशन और यूटिलिटी कंपनी देखें, वो 20 टाइम पे चलती है। तो अगर हम वो ऑस्ट्रेलिया का ट्रांसमिशन का देखें तो हमें 20 टाइम पे चलना चाहिए। तो मीनिंग अब 20 टाइम्स 8 तो 180 बिलियन तो होना चाहिए वैल्यू। पर आप देखें आपके अच्छा ऑस्ट्रेलिया और यूएस में क्या होता है, वो तो 2 या 3% ग्रो कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं 20%। उसका माने हुआ कि हमारा 1.6 बिलियन ग्रोथ का कैश फ्लो ज्यादा है। तो अब 1.6 पे भी आप 20 मान लीजिए, तो वो 32 हो गया। हाँ? तो लगभग 200 बिलियन का तो वैल्यू उनके हिसाब से बनता है। तो अगर वो अपना हिसाब लगाएं तो बोलें कि ठीक है 10% कम हो वैल्यू, मैं उससे अग्री नहीं करता, मैं लॉजिकली आपको बोल रहा हूं। तो उसका जो 85 का नंबर है, वो नंबर एक अहमकाना, बचपन, मतलब बच्चों जैसी बातें करने वाली चीज है। ये एक और चीज जो उन्होंने जो कही है वो है कि ग्रुप के डेट के बारे में कही है कि डेट बहुत ज्यादा है ग्रुप का, और क्या आपके पास टाइमलाइन है कि ये डेट कैसे कम होगा और किस लेवल पे रहेगा? और क्या जैसे नॉर्मल कंपनीज में होता है कि कंपनीज बोलते हैं कि मैं ऑन अ नेट डेट बेसिस जीरो हूँ, जब विच बेसिकली इसका मतलब है कि कैश और डेट इक्वलेंट हो गया तो नेट डेट जीरो हो गए। क्या ऐसा आपके यूटिलिटीज और एसेट कंपनीज में होता है? नहीं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में क्या रहता है कि एक तो हम फॉर्मर, एक जो बोलना कि मैं नेट डेट पे जीरो हूं, ये है वो है, वो देखिए आप, हमारी भी एक कंपनी नेट डेट जीरो है। नेट डेट का ग्रॉस लॉन्ग टर्म डेट जीरो है आज, अदानी विल्मर। ठीक है, हमारी 2 और कंपनियां अंबुजा और एसीसी, वो भी नेट डेट जीरो है। वो नेट डेट जीरो क्यों है? उसमें कोई हमने टारगेट रख दिया कि जीरो हो जाओ? नहीं, वो एक रिस्क का आउटपुट है। उसका आप एक एनालिसिस करते हो, उसका एनालिसिस क्या रहता है, अगर आप कंज्यूमर फेसिंग कंपनी हो और आप कंज्यूमर प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आपके पास 2 फिक्स्ड कॉस्ट 100% होंगी, ऑपरेटिंग नहीं, उसके ऊपर। नंबर 1, आपको कस्टमर एक्वायर करना पड़ेगा। अगर लेट्स आप टेलीकॉम कंपनी, आपको कस्टमर जीतना पड़ेगा दूसरे से, उसका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया कस्टमर एक्विजिशन। दूसरा, फिर आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जिसको चैनल कॉस्ट बोलते हैं, वो आपका फिक्स्ड हो गया। तो आपके पहले ही 2 फिक्स्ड कॉस्ट हैं, अब उसके ऊपर आप डेट लगा दोगे तो फिर प्रॉब्लम ही होगी। तो इसीलिए विल्मार में हमारा भी डेट जीरो है, नेट नहीं, ग्रॉस लेवल पे जीरो है।
अंबुजा एसीसी में भी वही है। तो हमारी 3 कंपनियों में भी नेट डेट जीरो है, बिकॉज उनका बिजनेस मॉडल ऐसा है। अब अगर आप उसमें आप अदानी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएं, अब अदानी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ट्रांसमिशन टैरिफ चार्ज करना है पब्लिक से। अब पब्लिक को टैरिफ देना है और मैं बोलूं कि मैं तो नेट डेट जीरो रखूंगा, डेट जीरो रखूंगा, तो सारा कॉस्ट इक्विटी का हो गया। अब उसको मैं टैरिफ में उसके, अब हम तो नॉन डिस्क्रिशनरी है। अब वो घर पे बेचारा बैठा होगा कि कोई जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ की टीम, वाइफ क्लीनिंग करती है, हस्बैंड रिक्शा चलाता है, वो वापस आएंगे वो बोलेंगे आज आप इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करो, बिजली बंद कर दो, टैरिफ ज्यादा है। ऐसा हम ट्रीट नहीं कर सकते। हमें वो टैरिफ को जितना कम रखना है तो कि अपने सब पूरी कंट्री के लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर वो मिले। तो उसमें हमें उसका हमारा ऑब्जेक्टिव और है। तो वो जो टैरिफ कम रखना है, इसलिए वो बिजनेस रेगुलेटेड है। वो रेगुलेटर बोलेगा हमें कि यार आप क्या कर रहे हो, आप कॉस्ट बढ़ाते जा रहे हो और पब्लिक को देना पड़ रहा है कॉस्ट। उनको कोई चारा नहीं है, बिजली तो यूज करनी पड़ेगी, एयरपोर्ट पे भी जाना पड़ेगा, गैस भी यूज करनी पड़ेगी। तो वो बोलेंगे कि मैं आपको ये आपका को आप नहीं डिसाइड करोगे। वो रेगुलेटर बताता है आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर पे मैं आपको रिटर्न दूंगा, अगर आपने उससे कम किया तो वो खर्चा आप झेलो। तो हम थोड़ा झेलेंगे खर्चा, अब हमारा शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारा टैरिफ बढ़ेगा। तो वो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। वहां पे आपको उस बिजनेस के हिसाब से डेट रखना होगा। तो जैसे ट्रांसमिशन में फिर आप लॉन्ग टर्म डेट रखोगे, 17 साल में आस्ता आस्ता देते रहेंगे। कोई 17 साल के बाद बिजली यूज नहीं करोगे 17 साल में, वो कोई बोल देंगे नहीं आपको 17 साल लगेंगे डेट वापस करने में। तो भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दोगे कल, आप यूज करोगे, आप जितनी देर इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे हम बिल देते रहेंगे, आप बिल देते रहोगे हम भरते रहेंगे। तो वो हर बिजनेस का इस हिसाब से एक बनता है। कोई उसमें टारगेट सेट कर दोगे आप तो गलत टारगेट हो गया। अगर मैं बोल दूं कि जी आप 2 टाइम्स कर लो, पर अगर मैं 2 टाइम डेट का टारगेट अभी विलमार पे लग गया तो प्रॉब्लम, अगर सीमेंट पे लग गया तो प्रॉब्लम। तो कंज्यूमर बेसिक है, जहां पे आपको कंज्यूमर एक्वायर करना है उसका कॉस्ट देना है, जहां तो वहां पे तो 2 टाइम भी ज्यादा हो गया। और अगर मैं बोलूं ट्रांसमिशन में जो 2 टाइम करना है वहां पे कम हो गया, मेरा टैरिफ बढ़ेगा लोगों पे, और वो भी हमें करने ही करना है, और रेगुलेटर भी करने नहीं देगा। सो ये चीजें हर बिजनेस के रिस्क के हिसाब से बनती हैं, कोई टारगेट नहीं बनता है। तो इसको रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से बोला जाता है, और वो हर बिजनेस का एक ढांचा बनेगा, उस ढांचे में उसका बन। रवि, एक और चीज बताइए कि ये जो रिपोर्ट में बोली गई है और एक और पहले भी कुछ साल पहले ये हुई, कुछ ऑफशोर फंड्स हैं जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है लिस्टेड कंपनीज में। अभी ये रिपोर्ट बोलती है कि इसका रिलेशनशिप है कंपनीज, अदानी कंपनीज के साथ या अदानी प्राइवेट कंपनीज के साथ। क्या वो सही है? इसमें कितनी सच्चाई है? जी उससे हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है अदर देन कि वो हमारे शेयर होल्डर है। ठीक है। अब वो क्यों, ये मैं भी सोच रहा था इसके बारे में कि यार ये क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो मैंने अपनी टीम से बोला कि यार एक ना मुझे आप एक एनालिसिस करके दीजिए कि इस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कब किया था हमारे साथ। तो उन्होंने बोला कि ये उसने एनालिसिस किया तो बोले कि यार ये 2012 में इन्वेस्ट किए थे। तो मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो बोले $3 मिलियन। और ये अपनी रिपोर्ट में डाल रहे हैं 8 बिलियन का फंड है ना, दिस 3 बिलियन और 3 मिलियन और 8 बिलियन, मतलब 24 करोड़ और 64,000 करोड़। मैंने बोला वो कैसे हुआ। तो वो क्या हुआ कि उन्होंने 3 मिलियन इन्वेस्ट किया। अब वो एईएल में 3 मिलियन आज वैसी आज के प्राइस पे, जो प्राइस अब गिर गया है उस प्राइस पे वो 400 मिलियन है। पहले तो वही 400 मिलियन हो गया 3 मिलियन। और फिर उनको बीच में पोर्ट के शेयर मिल गए, ट्रांसमिशन के शेयर मिले, ग्रीन के शेयर मिले, अदानी टोटल गैस के शेयर मिले। तो उनका वैल्यू ऐड करो तो बढ़ के वो 3-4 बिलियन जो भी नंबर होगा वो हो गया। तो उसने ये नहीं किया कि किसी ने अपना फंड बनाया $4 बिलियन का और हमारे उसमें इन्वेस्ट कर दिया। वो जो भी इन्वेस्टर था उसने $3 मिलियन डाला। तो वो आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं आप ही का एग्जांपल ले लेता हूं। कह लेते कि वो आदमी आप होते तो आपने $3 मिलियन डाल दिया, 24 करोड़ डाल दिया एईएल में,
तो आज आपके पास 4 बिलियन होता। तो अब मैं आपको बोलूं कि नहीं नहीं नहीं, ये सुजीत नहीं है तो रॉबी का पैसा है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये जो सजित का 99%, ऑलमोस्ट 100%, 100% नेटवर्थ रॉबी की कंपनी में है, तो रॉबी कंट्रोल कर रहा होगा, ये कैसे हो सकता है? पर वो जब आपने इन्वेस्ट किया था तो आपने छोटा सा अपना इन्वेस्टमेंट डाल दिया कैश में से। अब तो आपने वो क्या इसको मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किसी ने 8 बिलियन का फंड, जब मैं भी बोलूं कि नहीं सजित ने $4 बिलियन का फंड बनाया और सीधा रॉबी की कंपनी में डाल दिया, ऐसा हुआ ही नहीं। तो ये एनालिसिस ही उनका जो है ये डिलिबरेटली मिसलीडिंग करने के लिए बनाया गया है। और बोले कि नहीं नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ स्पेशल रिलेशनशिप है। कोई रिलेशनशिप नहीं है। हमारा ओवरसीज स्ट्रक्चर, हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पूरा डिस्क्लोज है, और वो डिस्क्लोजर एक बार नहीं, होसिम के जो अपना होसिम का हमने जो ओपन ऑफर किया था उसमें भी डिस्क्लोज है पूरा। तो हमारी तरफ से जो भी है वो पूरा 100% डिस्क्लोज है, और उसके ऊपर जो भी है वो 100% स्पेकुलेशन है। अब वो स्पेकुलेशन का क्या आंसर दें? फाइनली रॉबी, आपने अपने एक रिलीज में कहा था कि आप लीगल एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो कहाँ तक कर पाए हैं? क्या इंडिया में और यूएस में कर रहे हैं? क्योंकि एक उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि वो तो चाहते हैं कि वो यूएस में करे ताकि वहाँ पर डिस्कवरी का प्रोसेस हो। तो आपका क्या कहना है उस लीगल प्रोसेस के बारे में, और किस तरह से आपकी लीगल स्ट्रैटेजी रहेगी? जी, इस चीज में एक लोगों को समझना चाहिए कि एक अगर यूएस है तो इंडिया भी है, हम भी कुछ हैं। पहले तो लॉस कहाँ पे हुआ है? हमने अपना रिपोर्ट संडे को डाल दिया, अब सबके पास वो है। अब वो हमने अपनी लीगल टीम को भी दे दिया है, लॉयर्स को भी दिया। वो लॉयर अब उसको असेस करेंगे, मैं उस टीम का हूँगा, मेरे से भी क्वेश्चन पूछे जाएगा तो वो असेस करेंगे। अभी वो क्या असेस करते हैं, उसको कैसे करना है। अब वो हमने तो इसलिए पब्लिक रिपोर्ट कर दिया, हमने मिनिस्ट्री को भी भेज दिया, हमने सेबी को भी दे दिया, साइट पे भी कर दिया। अगर आप किसी को उसके अगेंस्ट एक्शन, वो सेबी डिसाइड करेगी, सेबी भी एक्शन ले सकती है। वो बोलेगी यार ये आपने झूठ के बुनियाद पे रिपोर्ट बनाया है, उससे इन्वेस्टर को धोखा हुआ, घाटा हुआ, तो सेबी भी एक्शन ले सकती है, मिनिस्ट्री भी एक्शन ले सकती है, कोई इन्वेस्टर भी एक्शन ले सकता है। कोई मिनॉरिटी इन्वेस्टर हो जिसको लॉस हुआ और उसको ये रिपोर्ट बेबुनियाद है, वो भी कोर्ट में जा सकता है। अच्छा, अब इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन, जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा था, मैंने बताया था आपको, वो तो बिल्कुल जानबूझ के किया गया, उनको मालूम होना चाहिए कि ये ऐसी बात नहीं है। तो अभी वो अगर वो ऐसा है तो इंडिया में तो वो क्रिमिनल केस भी हो सकता है, सिविल केस भी हो सकता है, कुछ भी होगा। वो अभी लीगल एडवाइस होगी, उस पर टाइम लगेगा, वो करते रहेंगे। पहले उनको अगर ये ऐसा कुछ है तो एक बात वो समझ जाए, और एक बात अपनी पब्लिक भी समझे, पहले उनको इंडिया में जस्टिस फेस करनी पड़ेगी। अगर ये हुआ, जहां पे उन्होंने ये नुकसान करवाया है, उनको आके वहां पे आंसर करो। और वो अगर वो एक्शन होगा तो उस पे जैसे वो डेवलप होगा आगे, वो हमारे लीगल हेड आपको मार्केट को इन्फॉर्म करेंगे पहले। पर लेकिन पहले उनको यहाँ पे जिन लोगों का उन्होंने नुकसान किया, हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने तो शेयर बेचा नहीं है और हमें बेचना भी नहीं पड़ा। तो नुकसान किसी का हुआ है, जिनके नुकसान हुआ है वो उनको आंसर उनको यहाँ पे आके, मैं क्या बोलूँ आपकी अगर को मेरा इन्फॉर्मेशन लेके, अब हमने पब्लिश कर दिया संडे को, तभी अगर 4 इन्वेस्टर बोले कि नहीं मेरा तो घाटा हुआ है, मैं तो जाके ये असम के कोर्ट में, मैं तो असम में बैठा हूँ, मेरा तो वहां पे सड़क के साथ में छोटी दुकान है, वो अब जाके न्यूयॉर्क में केस करेगा, उसको अपना नुकसान चुकाना है, वो असम में केस डालेगा। अगर कोई कर्नाटका में, वो कर्नाटका में डालेगा। तो ये अब ये तो लीगल चीज होगी, वो जैसे होगी वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो असेसमेंट होगा, उसके बाद देखेंगे। उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि इस रिपोर्ट के बेसिस पे वो शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं आपके यूएस बॉन्ड्स पे। आपको इंडिकेशन है कि कितने पोजीशंस लिए हैं उन्होंने? ये अभी वो थोड़ा डाटा काफी एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको ढूंढना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगेगा, वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन हमारे बॉन्ड्स में हमारे लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर हैं
उनमें उन्होंने किसी ने नहीं बेचा है। 4-5%, 2% ट्रेडिंग वाले होते हैं, वो बिकता है, पर लेकिन वो प्राइस, उस बॉन्ड प्राइस में इतना वॉलेटिलिटी नहीं है जितना शेयर में हुआ है, बिकॉज शेयर में बेसिकली एक शॉर्ट का गेम चला है, वो बॉन्ड में उतना नहीं चलता है, और उतना चलाना हो तो आपको काफी रेगुलेशन सिंगापुर का लग जाएगा, लक्समबर्ग का लग जाएगा, जहां जहां पे बॉन्ड्स लिस्टेड है। तो वो उसमें टाइम लगेगा हमें मिलने में, इंफॉर्मेशन जब मिलेगा तो उसके बाद एनालाइज करके देखेंगे। और आपने क्या इसके बारे में सेबी से कंप्लेन की है इसमें देखने के लिए कि किस तरह से शॉर्ट हुए, क्योंकि आपकी डिलीवरी तो बहुत 17% थी फ्राइडे को दोनों एक्सचेंजेस में, तो ये तो बहुत ही मतलब काफी स्पेकुलेटिव खेला गया है आपके सारे शेयर। उसमें हमारा ऐसा ग्रुप, आपको देख देखते बैंक के शेयर्स भी गिरे हुए। नहीं, उसका सी हमारी तरफ से हम ऐसा ग्रुप नहीं है एक वो रिपोर्ट करो, वो रिपोर्ट करो। हमें जो अपना काम करना है वो हमने कर दिया है, हमने पब्लिश कर दी। अब वो हमने सेबी को भी दे दी। जब हमें इन्फॉर्मेशन आएगी, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन होगा, हम फिर जो जिसके साथ शेयर करना है वो डिस्क्लोजर के हिसाब से हम शेयर करेंगे। अगर डिस्क्लोजर नहीं है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, तो सेबी का होगा, सेबी को दे देंगे। अब वो एक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अब सेबी पे, या ये तो सेबी का भी एक्शन हो सकता है। ये एक्शन नॉर्मल अपना अटॉर्नी जनरल भी ले सकते हैं इंडिया में, बिकॉज अगर मिसरिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे इतने लोगों का घाटा हुआ है तो अटॉर्नी जनरल भी एक्शन ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो जो होगा वो अब उन पे निर्भर करता है। उस पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो हमने कर दिया। हमने हर क्वेश्चन का पॉइंट वाइज आंसर देना था, वो हमने दे दिया। और जो आंसर दिया, उस किस बेसिस पे आंसर दिया, उसके डॉक्यूमेंट अटैच कर दिए। और उस टाइम करने में हमें, ठीक है, 2 दिन लगे करने में, 2-3 दिन लगे, लेकिन उनको 2 साल लगे, लेकिन हमें 2-3 दिन लगे। तो वो पूरा 300-400 पेज का जो रिपोर्ट है हमने दे दिया। अब उस पे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अब हमारा फोकस हमेशा बिजनेस पे रहा, बिजनेस पे ही रहेगा। रवि, आज आपसे बात करते हुए अच्छा लगा। धन्यवाद BQ प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।